जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मैं विशाल सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि साथियों आप जानते हैं, आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है, जिसकी परीक्षा 11 फरवरी 2024 को प्रस्तावित है। और आपके सभी के लिए हमने अपने चैनल पर विस्तृत पाठ्यक्रम, क्या सिलेबस है, एलिजिबिलिटी क्या है, किस उम्र तक भर सकते हैं, एज रिलैक्सेशन के बारे में और फुल सिलेबस डिस्कस कर दिया है। अगर आपने अभी वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके इससे पहले वीडियो पड़ा है, उसको देखिएगा। और इस वीडियो के नीचे पिछला वीडियो सिलेबस वाले वीडियो का लिंक टैग कर देंगे, जिससे आप सभी लोग देख सकें और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकें। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी की परीक्षा जो 300 मार्क्स की होगी, जिसमें से 150 क्वेश्चन आएंगे। उसमें रहेगा आपका जीएस रहेगा, जिसमें 38 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी रहेगा 37 क्वेश्चन, मैथ 38 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग 37 क्वेश्चन, टोटल मिला के 150 क्वेश्चन होंगे। और 25% यानी 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसी के साथ अपने चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर मैं हिंदी का पाठ्यक्रम आज से कवर करने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, देखते हैं आपके हिंदी के पाठ्यक्रम में क्या क्या है। तो इसके पहले आइए देखते हैं हिंदी में क्या क्या दिया है। तो हिंदी में आपके दिया गया है वर्णमाला टॉपिक है। पहला वर्णमाला टॉपिक को क्लियर करते हैं। वर्णमाला क्या होता है, वर्णमाला क्या होता है, इसके बारे में विस्तृत देखते हैं। वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, वर्ण कितने होते हैं, स्वर कितने हैं, कितने व्यंजन हैं, इस सब के बारे में, किस प्रकार के स्वर होते हैं, कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो इसके विषय में विस्तृत जानकारी आइए हम आप सभी लोग देखते हैं। तो देखते हैं साथियों, जैसे वर्णमाला टॉपिक में वर्ण क्या है। वर्ण क्या है, तो ध्वनि शब्दों की आधारशिला है। वर्ण क्या होता है, ध्वनि शब्दों की आधारशिला है, जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती है। जो हमारे मुखार बिंदु से यानी मुख से जो भी निकलता है, वाग इंद्रियों द्वारा व्यक्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं, ध्वनियां कहते हैं। और उसके लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। उसके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जैसे आप या हम कुछ भी बोलते हैं तो उसे क्या कहेंगे, ध्वनि। और ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। पहला, ध्वनि शब्दों की आधारशिला है, जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये आपने देखा। फिर आगे आ आ इ ई आज जब मनुष्य की वाग इंद्रियां द्वारा व्यक्त किए होते हैं, तब ये क्या कहलाती हैं, ध्वनियां कहलाती हैं। और इनके लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है आपका, वर्ण को किस नाम से और जाना जाता है। तो वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है, क्योंकि जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है उसके लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं ना। तो क्या है, ध्वनि का चिन्ह भी तो है वर्ण, इसीलिए इसको कहते हैं। आगे देखते हैं क्या है, लघुत्तम वाग ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या है, लघुत्तम वाग ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ये हो गया। अखंडित ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जो वर्ण की सबसे छोटी मतलब आवाज हमारे ध्वनि से निकलती है, उसके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। यानी लघुत्तम वाग ध्वनि, जो हमारे मुख से सबसे छोटा ध्वनि निकलती है, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अखंडित ध्वनि को भी वर्ण कहते हैं, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता ध्वनि को, उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा की लघुत्तम इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। आगे आइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। आइए फिर देखते हैं वर्ण कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। मूलतः जो है हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। और वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह का क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो आपने देखा हिंदी वर्णमाला में क्या है, 52 वर्ण होते हैं और वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। और लघुत्तम क्या ध्वनि क्या है और वर्ण क्या है, जो हमारे मुखारबिंद से ध्वनि निकलती है
उसी के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ये हो गया आपका। आगे देखते हैं, फिर आइए वर्ण के बारे में, वर्णमाला के बारे में देखते हैं। वर्णमाला में जो है 52 वर्ण होते हैं, आपने पढ़ा। उसमें क्या होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक स्वर होता है आपका, एक व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक स्वर, दूसरा व्यंजन। एक वर्ण स्वर, दूसरा व्यंजन। तो आइए स्वर के बारे में देखते हैं। स्वर क्या होता है? स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, बिना किसी विघ्न बाधा के, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है, तो उससे स्वर कहते हैं। स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे स्वर वर्ण के सहायता किससे किया जाता है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, बिना किसी विघ्न बाधा के और बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी स्वर जो होता है स्वतंत्र होता है, उसमें उसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, सहायता की जरूरत नहीं होती है। ये आपने देखा। आगे देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। तो आप सभी लोग जान जाइए, आज हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। 13 स्वर मत करके आएगा ना तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो 11 स्वर है कौन कौन से हैं, इसके बारे में देखते हैं। आपका छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, रे, ए, आए, वो, आओ और री, ये आपके 11 क्या हुए? स्वर हुए हिंदी वर्णमाला के। फिर आइए देखते हैं, ये तो 11 स्वर हो गए, लेकिन भोलानाथ तिवारी ऐसे विद्वान हैं जो री को स्वर नहीं मानते हैं। क्या है? भोलानाथ तिवारी ऐसे विद्वान हैं जो री को स्वर नहीं मानते हैं। उनके अनुसार क्या है? 10 स्वर होता है। कितने स्वर होते हैं? 10 स्वर। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, ऐसे कौन से विद्वान हैं जो री को स्वर नहीं मानते हैं? तो भोलानाथ तिवारी ऐसे विद्वान हैं। ठीक, ये आपका यहां से क्वेश्चन एक बन सकता है कि भोलेनाथ तिवारी के अनुसार 10 स्वर होते हैं। आगे देखते हैं, फिर स्वर को 3 भागों में बांटा गया। स्वर को क्या है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, इसके बारे में देखते हैं। क्या है? स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, या स्वर के 3 प्रकार होते हैं। कितने? स्वर के 3 प्रकार होते हैं, या स्वर के 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? पहला आपका हुआ हरस्वर। हरस्वर को ही मूल स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर कहते हैं। हरस्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, एक ही स्वर है। यानी हरस्वर को किस और नाम से जाना जाता है? तो मूल स्वर हो गया आपका, एक मात्रिक स्वर हो गया। ये कितने प्रकार का होता है? 4। कितने स्वर होते हैं? हरस्वर 4 होते हैं। कितने? 4 होते हैं। कौन कौन सा? छोटा आ, छोटी ई, छोटाऊ और री। छोटा आ, छोटी ई, छोटाऊ और री, ये आपके हरस्वर हो गए। यानी एक प्रकार का स्वर आपने देख लिया। फिर आगे देखते हैं दूसरा कितना कौन सा है? दीर्घ स्वर है। कौन सा है? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर के बारे में देखते हैं। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या? द्विमात्रिक स्वर। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। हरस्वर की संख्या 4 और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। तो यानी कौन कौन सा है? बड़ा हो गया, बड़ी, बड़ाऊ, ये, आए, वो, आओ, ये आपके 7 द्विमात्रिक स्वर यानी दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आपने कितने स्वर, कितने प्रकार के स्वर पढ़े? 2 प्रकार के। पहला हरस्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। आइए तीसरा स्वर पढ़ते हैं। तीसरा स्वर जो आपका प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर को त्रिमात्रक स्वर भी कहते हैं, यानी जिसका उच्चारण किसी को दूर से बुलाने में किया जाता है। प्लुत स्वर का उच्चारण को त्रिमात्रक स्वर भी कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? ओम। ऐसे ओम बोलते हैं आप, तो ओम काफी देर तक आवाज निकलती है। तो इस जो त्रिमात्रिक स्वर है या प्लुत स्वर है, इसका उपयोग जो है आपके हिंदी में नहीं होता है, लेकिन स्वर की गणना की जाती है। आइए देखते हैं हर्ष स्वर के बारे में विस्तृत जानकारी देखते हैं, क्या होता है हर्ष स्वर। आइए देखते हैं हर्ष स्वर। हर्ष स्वर जो है आपका क्या है? जिन स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का यानी अर्थात कम समय लगता है, जिन स्वर का उच्चारण हम आसानी से जल्दी से कर लेते हैं, कम समय लगता है, उन स्वरों को हर्ष स्वर कहते हैं। उन स्वरों को हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? छोटा आ,
छोटी ई, छोटा ऊ और री। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, 4 स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को क्या बोलते हैं? एक मात्रिक स्वर और मूल स्वर भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सा मूल स्वर है, तो ये आपको 4 दिए रहेंगे, तो उस 4 में से कोई एक दिया रहेगा, उसका आंसर टिक करेंगे। आगे देखते हैं, ये ह्रस्व स्वर हो गया। फिर आइए दीर्घ स्वर देखते हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर के बारे में देखते हैं। दीर्घ स्वर जो आपका है, जिन स्वरों का उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। जिन स्वरों का उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा काल का समय लगता है, तो उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। तो उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, अर्थात 2 मात्रा काल का समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। इनकी संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या क्या होती है? 7 होती है। आइए देखते हैं दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। तो ये देखिए, इसमें दिया है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये, आए, वो, आओ। ये आपके 7 दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? दीर्घ स्वर को 2 भागों में बांटा जाता है। एक संधि स्वर होता है, दूसरा संयुक्त स्वर। कौन सा? एक संधि स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर। तो पहला आपका संधि स्वर हो गया, दूसरा संयुक्त स्वर हो गया। जो संधि स्वर होता है, समान प्रकार के स्वर से मिलकर बने होते हैं। 2 समान स्वर से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इसे संधि स्वर कहते हैं। जैसे आप ये देखिए, छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बनता है? बड़ा आ। छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बनेगा? आपका बड़ा आ बनता है। ये देखिए, छोटा मिलकर क्या बनेगा? बड़ा आ बन जाता है। फिर आगे देखते हैं, छोटी ई छोटी मिलके बड़ी ई बन जाएगी। छोटी ई बन के बड़ी ई बन जाती है। फिर आगे छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ, यानी छोटा आ प्लस छोटा आ। छोटा आ धन छोटा आ, क्या दोनों समान स्वर हैं, इसलिए ये दोनों समान स्वर हैं, इसलिए इनको संधि स्वर भी कहा जाता है। ये बनकर दूसरा स्वर बनाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? संधि स्वर। जब 2 समान स्वर से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें संधि स्वर कहते हैं। फिर देखिए, छोटी ई और छोटी ई यानी दोनों समान है। छोटी ई बराबर है, और ये मिलकर बनाते क्या है? बड़ी ई, इसलिए इसको संधि स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं संयुक्त स्वर के बारे में। जो आपने संधि स्वर देखा, उसके बाद संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का देखते हैं, इसमें क्या होता है? 2 असमान स्वर मिलकर बने होते हैं। संयुक्त स्वर क्या होता है? 2 असमान स्वर मिलकर बना होता है, इसलिए इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर में देखते हैं क्या है? छोटा आ और छोटी ई मिलके, छोटा आ अलग स्वर है और छोटी ई अलग स्वर है। 2 स्वर है दोनों, लेकिन अलग अलग है, समान स्वर नहीं है, तो इसलिए इसको संयुक्त स्वर कहते हैं। छोटा आ छोटी मिलकर क्या बनाए? ये बना दिए, इसलिए इसको संयुक्त। छोटा आ और ये मिलकर क्या बनाएंगे? आय बना देते हैं। छोटा आ और छोटा ओ मिलकर क्या बनाएंगे? औ बनाएंगे। छोटा आ और ओ मिलकर क्या बनाएंगे? औ बना देते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर बोलते हैं, क्योंकि असमान स्वर एक ही सब प्रकार के स्वर नहीं होते, अलग अलग प्रकार के स्वर से मिलकर बने होते हैं। आइए आगे देखते हैं, दीर्घ स्वर को क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, आपने स्वर के बारे में पढ़ा, अब आगे देखते हैं प्लुत स्वर के बारे में क्या होता है। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर जो है आपका क्या है? जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। यानी प्लुत स्वर का उच्चारण जो है दूर से किसी को बुलाने में तथा संस्कृत भाषा के मंत्र उच्चारण में किया जाता है। प्लुत स्वर का उच्चारण जो है किसी भी व्यक्ति को दूर से बुलाने के लिए तथा संस्कृत भाषा के मंत्र आदि के उच्चारण के लिए किया जाता है। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे ओम बोलते हैं तो काफी देर से हो जाता है, यहाँ पे किसी दूर से बुलाने के लिए हो जाता है आपका। फिर प्लुत स्वर का उपयोग जो है आपका हिंदी में नहीं होता है, लेकिन स्वर के भेद में गणना की जाती है। प्लुत स्वर को जैसे दूर से किसी बुलाने में, कोई दूर है उसको बुलाते हैं, यहाँ और रे तेज चिल्लाते हैं ना, तो क्या हुआ? प्लुत स्वर हो गया यहाँ पे। इसकी गणना क्या है?
हिंदी में की जाती है, लेकिन इसका उपयोग आपका प्लुत स्वर में नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं अब व्यंजन। आपने अभी तक का स्वर देखा, स्वर 11 होते हैं, स्वर के सभी भाग में देखे। आज देखते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन जो है जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। जो स्वर होता है उसके उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन व्यंजन के उच्चारण में स्वर की आवश्यकता होती है। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण करना असंभव है। कभी भी बिना स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। अगर व्यंजन का उच्चारण आप करते हैं तो स्वर की सहायता पड़ेगी ही। आगे देखते हैं किसी व्यंजन का उच्चारण तभी किया जा सकता है जब उसमें स्वर मिला हो। ये इसमें दिया है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। जैसे का बोलते हैं, का बोलते हैं आप, तो आ पीछे निकलता है। खा बोले आ, खा आ निकला गा, फिर आ की ध्वनि पीछे आ रही है, यानी आ छिपे रहता है, पीछे स्वर आ छिपा रहता है। स्वर रहित व्यंजन को लिखा तो जा सकता है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है। अगर स्वर रहित व्यंजन को हम लिखते हैं तो उसके नीचे क्या हलंत लगा देते हैं, क्या हल का निशान लगा देते हैं। स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे हम हल का निशान लगा देते हैं। आइए देखते हैं, जैसे ये देखिए आपका का है, का के नीचे हलंत लगाया है और फिर आ, का में हलंत धन आ दोनों को मिलाएंगे तो का बन जाएगा आपका, पीछे आ की ध्वनि निकल रही है। खा में भी हलंत लगा है, फिर आ के ध्वनि मिलाएंगे तो खा बन जाएगा, का खा हो गया ना, आ की ध्वनि आ रही है। इसी प्रकार आपने देखा गा में भी है। फिर हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। कितनी है? हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। आगे देखते हैं, जो व्यंजन है आपका 3 प्रकार का होता है। व्यंजन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन सा? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। कौन कौन सा? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। फिर आइए देखते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन जिसका ये जो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन क्या है? ये कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। क्या है? कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। यानी जो है ये आपका कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण इनके अलावा अगर बिना इनके स्पर्श से नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं और ये वर्गीय, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन कह लीजिए या वर्गीय व्यंजन कह लीजिए, इनका संख्या 25 होती है। माफ कीजिएगा, इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन दोनों एक ही चीज है और इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन जो है या वर्गीय व्यंजन को 5 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो फिर हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। किसके बारे में? स्पर्श व्यंजन के बारे में। तो स्पर्श व्यंजन कौन, स्पर्श व्यंजन को क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। ये 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? का वर्ग। कौन सा? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। यानी इसको क्या बोलते हैं? कु, चू, टू, तू, पू। यानी का वर्ग को कु, चू, चा वर्ग को चू, टा वर्ग को टू, तू, पू। यानी का वर्ग, चा वर्ग, टावर, तावर, पावर, ये 5 वर्ग आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसको वर्ग में रखा गया है, इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। जो ये 5 वर्गीय व्यंजन है या स्पर्श व्यंजन है, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ होता है। इनसे मिलाकर इनका वर्णन होता है। जब हमारी जीवा इन वर्ण का मतलब व्यंजन का उच्चारण करती है तो जीवा हमारी कंठ को स्पर्श करती है, ताल को, यानी ताल मतलब तालब्य, ताल मत समझ लीजिएगा,
तालाब वाला। ताल मतलब तालब हो गया आपका। तो मूर्धा यानी मूर्धन हो गया, दंत दांत को, ओष्ठ ओष्ठ को। तो का वर्ग जो है आपका, का वर्ग में आपका क्या आएगा, का खा गा घा अंगा। इसका उच्चारण में हमारी जीवा मतलब कंठ से आवाज निकलती है। का वर्ग के उच्चारण में कंठ से आवाज निकलता है, इसलिए इसको कंठ बोलते हैं। इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। का वर्ग का उच्चारण स्थान का क्या होता है, कंठ होता है। फिर आगे चा वर्ग, चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तालु मतलब तालब्य होता है। चा का उच्चारण स्थान तालु या तालब्य होता है। चा छा जा झा इया, ये वो क्या हो गया, तालब हो गया इसका उच्चारण स्थान। फिर टावर का उच्चारण स्थान क्या है, टा ठा डा ढा अड़ा, इसका उच्चारण स्थान क्या हो, मूर्धन या मूर्धा होता है। फिर ता वर्ग का उच्चारण स्थान ता धा ता था दा धा ना, यानी इसका उच्चारण स्थान दंत होता है। पा वर्ग के उच्चारण में क्या होता है, पा फा बा भा मा, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। आप सभी लोग खुद एक बार बोलिए, का वर्ग में का उच्चारण स्थान करेंगे, का खा गा घा अंगा, यानी तो आवाज कहां से आ रही, कंठ से। एक बार खुद बोल के प्रयास करेंगे तो खुद एहसास होगा कि उच्चारण स्थान कंठ से आ रही। फिर चा वर्ग में देखेंगे, चा छा जा झा इया, चा छा जा झा इया, यानी इसके उच्चारण में हमारी जो जीभ है हमारे तालु को छूती है, स्पर्श करती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान तालब या तालु होता है, एक ही चीज। चाहे तालु कहें चाहे तालब कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। आगे टा वर्ग, टा वर्ग के उच्चारण स्थान मूर्धन होता है। टा ठा डा ढा अड़ा, इसका उच्चारण क्या है, मूर्धन। इसके उच्चारण में हमारी जीभ मूर्धन को स्पर्श करती है। फिर आइए ता का वर्ग, ता वर्ग का करते हैं, ता था दा धा ना। आप सभी लोग बोलेंगे, प्रयास करेंगे तो देखिए, ता बोलेंगे तो आपकी जीभ जो है दांत को स्पर्श करेगी, बिना दांत को छुए आप ता नहीं बोल पाएंगे, ना था बोल पाएंगे, ना दा धा ना, कोई भी वर्ड ता वर्ग को उच्चारण नहीं कर पाएंगे बिना जीभ के दांत को स्पर्श किए। जब तक आपकी जीभ दांत को स्पर्श नहीं करती तब तक आप ता वर्ग का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं पा वर्ग, पा वर्ग के उच्चारण में चाहे पा फा बा भा मा है, पा बोलेंगे फा बा भा मा, खुद बोलेंगे तो आपका क्या, जो जीभ है ओंठ, एक ओंठ दूसरे ओंठ को स्पर्श करता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। आगे देखते हैं कौन सा, ये आपने स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन के बारे में देखा। फिर आगे देखते हैं व्यंजन, आपने देखा क्या, 3 प्रकार का होता है। पहला स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उस व्यंजन। तो आपने क्या पढ़ा, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन पढ़ लिया है। आगे क्या देखते हैं, अंतस्थ व्यंजन के बारे में। क्या अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जो है या रा ला वा, ये 4 होते हैं। कितने अंतस्थ व्यंजन, 4 होते हैं। या रा ला वा के उच्चारण में जीभ तालु दांत ओष्ठ के परस्पर सटने से उच्चारित होता है। जो यारा लावा का उच्चारण होता है, हमारी जीभ जो है तालु हमारे तालब को, दांत को, ओष्ठ यानी ओंठ के परस्पर सटने से उच्चारित होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता है। अतः ये चारों अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। या रा ला वा हो गया आपका। फिर आगे देखिए, या रा ला वा में या और वा क्या है, आपका अर्ध स्वर कहलाता है। क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन पूछा है, या क्या है, अर्ध स्वर है, वहां पे आंसर हो जाएगा आपका अर्ध स्वर। या वा या वो और वा में से कोई भी एक दे देता है, पूछ लेता है कि इनमें से अर्ध स्वर क्या है। तो चाहे या दिया हो चाहे वा दिया हो, आपके पेपर में आप अर्धस्वर इसको याद रखेंगे, या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। फिर आइए रा को देखते हैं। रा को क्या बोलते हैं, लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। रा को क्या बोलते हैं, कहीं कहीं प्रकंपित व्यंजन दिया रहता है, कहीं कहीं लुंठित व्यंजन। तो आप दोनों याद रखेंगे, रा को क्या बोलते हैं, लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन, दोनों नाम से जाना जाता है। और आपका या और वा क्या, अर्धस्वर है। फिर ला क्या है, ला पार्श्विक व्यंजन है। ये ला क्या है, पार्श्विक व्यंजन है। आपने देखा क्या, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिनका उच्चारण हमारी जीभ
तालु, दांत और ओष्ठ के परस्पर सटने सूचित होता है, लेकिन हमारी जो है जीभ कहीं भी पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है, अतः ये चारों स्थान अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। या, रा, ला, वा। या और वा को क्या बोलते हैं? अर्धस्वर बोलते हैं। रा को लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ये आपने देखा। फिर आगे देखते हैं, अंतस्थ व्यंजनों के दो प्रकार के व्यंजन आपने पढ़े अभी तक का। फिर तीसरा व्यंजन क्या देखते हैं? ऊष्म व्यंजन। कौन सा? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जो है, उस व्यंजन का उच्चारण एक ही प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन का उच्चारण जो है एक ही प्रकार के क्या है? रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या क्या होती है? 4 होती है। इनकी संख्या भी 4 होती है। सा, सा, हा, ये तीनों सा रहेंगे आपके और हा रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। आप सभी लोग खुद बोल के देखिएगा, हाथ मुंह तो अपना हाथ अपने मुंह पे लगाइएगा और इन 4 वर्णों को उच्चारण करेंगे तो देखेंगे गर्म हवा निकलेगी। सा, हा बोलेंगे तो हल्का हीट मतलब ऊष्म वायु निकलती है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4। हा को क्या बोलते हैं? काकल्य वर्ण भी बोलते हैं। हा को क्या बोलते हैं? काकल्य वर्ण या स्वर यंत्रमुखी व्यंजन या वर्ण कहा जाता है। हा को क्या बोलते हैं? काकल्य वर्ण या स्वर यंत्रमुखी व्यंजन कहा जाता है। स्वर यंत्रमुखी व्यंजन या वर्ण कहा जाता है। फिर सा को सा यानी तीनों सा को क्या बोलते हैं? संघर्षीय व्यंजन। क्या बोलते हैं? संघर्षीय व्यंजन बोलते हैं। तीनों सा को क्या बोलते हैं? संघर्षीय व्यंजन बोलते हैं। तो आपने देखा क्या? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के कौन कौन से? ह्रस्वर, दीर्घस्वर, प्लुस्वर। और व्यंजन 3 प्रकार के कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये आपने मुख्यतः देखा। तो आपके स्पर्श व्यंजन कितने थे? 25 थे। और अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन के 4 कितने हुए? 25 और 4 + 4 कितना? 25। 4 + 4 यानी टोटल आपके व्यंजन कितने हुए? 33 हो गए। 33 व्यंजन हो गए। तो आपने व्यंजन की संख्या कितनी देखी? 33। फिर आइए देखते हैं एक संयुक्त व्यंजन। इसका आपके व्यंजन में गणना नहीं की जा सकती है, लेकिन क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि ये 2 व्यंजन मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनकी गणना व्यंजन में नहीं की जाती है। आगे देखते हैं, जो संयुक्त व्यंजन है इनकी संख्या कितनी होती? 4। कभी कभी आपके एग्जाम में छ, त्रय, ज्ञ और स्रा में से पूछ लेगा इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, या ये नहीं पूछेगा तो पूछेगा छ किससे मिलकर बना है। तो जो छ है आपका क्या है? आधा का और सा से मिलकर बना है। ये कई बार क्वेश्चन आपके यूपी टेट में आया है और यूपीपी में भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए इसको पढ़ना ही पड़ेगा आप सभी को। यहां से भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। छ किससे मिलकर बना है? आधा का के नीचे हलंत यानी आधा का हो गया, फिर प्लस सा तो क्या बोलेंगे? छ हो गया। फिर त्रा, त्रा क्या है? आधा ता यानी ता के नीचे हलंत लगा है और रा, ता आधा और रा मिलके त्रा बनता है। ज्ञा, जा के नीचे हलन लगाएंगे और या मिलके ज्ञा बनेगा। स्रा क्या है आपका? आधा सा है और रा, स्रा बन गया आपका। ये तो आपने देखा। फिर संयुक्त व्यंजन, फिर देखते हैं ये 2 व्यंजन मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसकी गणना व्यंजन में नहीं की जाती है, लेकिन 52 वर्ण में की जाती है इसकी गणना। फिर आगे देखते हैं, आपने देखा 33 व्यंजन उधर थे, 4 इसको और जोड़ेंगे, कितना हुआ? 33 4 37। फिर आगे देखते हैं उच्छिद व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। कौन कौन से? उच्छिद व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। इनकी संख्या क्या होती है? 2 होती है, डा और ढा। कौन से? डा और ढा। तो कितना था? 33 उधर, 4 इसमें संयुक्त व्यंजन, 37 2 39 हो गया। आपने 39 ये पढ़ा और अभी 11 क्या पढ़े थे? स्वर होते हैं। तो 39 और 11 कितना हो? 50। लेकिन अभी आपने पढ़ा क्या? 52 वर्ण होते हैं। तो इसमें से 2 वर्ण क्या हुए? अयोगवाह। अयोगवाह का अर्थ क्या होता है? अयोगवाह होता है जिसका योग ना होते हुए भी साथ रहे, जिसका योग ना होते हुए
भी साथ रहे और इनकी संख्या क्या होती है, 2। एक अनुस्वार होती है, एक विसर्ग। अनुस्वार क्या होते हैं, जिसके ऊपर अंक बिंदी जैसे लगा होता है उसे अनुस्वार कहते हैं। क्या है ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं। और विसर्ग क्या है, जिसके पीछे 2 बिंदी हो उसे क्या बोलते हैं, विसर्ग कहते हैं। तो अयोग वाक्य कितने होते हैं, 2 होते हैं। अयोग वाक्य का अर्थ होता है जिसका योग ना होते हुए भी साथ रहे, इनकी संख्या 2 होती है। आगे देखते हैं, फिर देखते हैं अयोगवाक क्या होते हैं। अयोगवाक जो है ये ना स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। अयोगवाक क्या है आपका, ना स्वर होता है और ना व्यंजन होता है। तो आवश्यकता अनुसार जब हम प्रयोग कभी स्वर में करते हैं, कभी व्यंजन में करते हैं। तो अयोगवाक का प्रयोग कभी हम स्वर में और कभी व्यंजन में कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। फिर आइए देखते हैं कैसे करते हैं। रंग, जैसे ये लिखा है रंग और अंग। रंग जो है रा और गा, क्या है रंग। तो ये क्या है, रा आपका व्यंजन है। इसके ऊपर जब हम करेंगे तो क्या हुआ, व्यंजन में इसका उपयोग किया गया। तो अब कहीं इसी को हम अंग लिखते हैं, आ और गा लिख दिए। क्या लिखे, आ और गा। तो आ के ऊपर अंक बिंदी लगाएंगे तो ये क्या हुआ, स्वर, मतलब इसका किसमें करते हैं, स्वर में उपयोग करते हैं। तो रंग में जब प्रयोग किए तो क्या हुआ, व्यंजन में हमने प्रयोग किया अनुस्वार का प्रयोग, और जब अंग में किया तो स्वर में प्रयोग किया। ये आपने देखा। इसी प्रकार आइए देखते हैं आगे, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, इसको देखते हैं। तो वर्णों का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ और गला। वर्णों का उच्चारण स्थान में कंठ और गला, किन वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ या गला होता है, किन वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ या गला होता है, इसको हम देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ कंठ की ओर मुड़ती है, क्या, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ कंठ की ओर मुड़ती है उसे उनका उच्चारण स्थान कंठ या गला होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ कंठ या गला की ओर मुड़ती है उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ या गला होता है। फिर इसका एक सूत्र होता है, क्या है सूत्र, क्या है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। क्या है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। यानी इन जो ये सूत्र है ये कंठ के उच्चारण से संबंधित जितने वर्ण आपके आते हैं इस सूत्र में सभी वर्ण समाहित हैं। तो आइए देखिए अकुह देखते हैं। अकुह, आ है तो आ से छोटा आ और बड़ा आ दोनों का उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठ हो गया। फिर कु से का वर्ग हो गया, क्या है, का वर्ग हो गया। कौन सा, का वर्ग हो गया। का वर्ग में क्या आएगा, का, खा, गा, घा, अंगा, ये आपका का वर्ग में आ गया। तो आ कु मतलब आ से छोटा आ बड़ा आ का वर्ग यानी का खा गा अंगा, और हा क्या है, हा का उच्चारण स्थान हा और विसर्जनीय नाम यानी विसर्ग, विसर्जनीय नाम कंठा है। यानी विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्या होता है, विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ या गला होता है। तो कंठ या गला का किन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, छोटा आ, बड़ा आ और का वर्ग यानी का खा गा अंगा, हा और विसर्ग, ये इतने का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। कंठ या गला मान सकते हैं। फिर आगे देखते हैं तालु या तालब किसका उच्चारण स्थान होता है। तालु या तालब किन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। जीभ जब तालु को स्पर्श करती है तो उसका उच्चारण स्थान तालु या तालब होता है। हमारी जीभा जो है जिन वर्णों के उच्चारण में तालु को स्पर्श करती है तो उन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु या तालब होता है। इसका सूत्र आपका क्या है, इचु ऐसा नाम तालु। क्या है सूत्र, क्या है आपका, इचु ऐसा नाम तालु। फिर आइए देखते हैं इस सूत्र में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आपने देखा इचु ऐसा नाम, ईचू, ईचू, ई मतलब छोटी ई और बड़ी ई, क्या हुआ, छोटी ई और बड़ी ई। चू मतलब चा वर्ग, चा वर्ग हो गया क्या, चा, छा, जा, झा, इया, इतने वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। इसके साथ या सा नाम, या और सा, इसका उच्चारण स्थान भी तालु या तालब होता है। छोटी तालु का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु या तालब का उच्चारण स्थान क्या होता है, छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग चा, छा, जा, झा, इया, और इसके साथ में या और सा का उच्चारण स्थान तालु या तालब होता है।
आइए देखते हैं मूर्धा। मूर्धा के बारे में देखते हैं। मूर्धा को मूर्धन्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्धा को मूर्धन्य भी बोलते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मूर्धा यानी दांतों से ऊपर खुदरी जगह, जो हमारे मूर्धा कहाँ है, हमारे दांत के ऊपर जो खुदरी जगह होती है उसको स्पर्श करती है, तो उसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ जो है मूर्धा या मूर्धन्य दांतों से ऊपर खुदरी जगह को स्पर्श करती है, छूती है, तो उन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। इसका सूत्र जो होता है देखते हैं। इसका सूत्र क्या है मूर्धन का? ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा होता है। तो ऋतु, री छोटी री और बड़ी री दोनों होगा, हो गया। टावर, टू है तो टावर हो गया। टावर में क्या आएगा? टा ठा डा ढा अड़ा। टा ठा डा ढा अड़ा। और रसाणाम तो रा और ये वाला का उच्चारण स्थान मूर्धा या मूर्धन्य होता है। तो आपने देखा ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो री छोटी री बड़ी री, यानी री से ऋषि दो होती है, एक छोटी वाली ऋषि और बड़ी वाली। इसका और टा वर्ग का उच्चारण स्थान टा ठा डा ढा अड़ा और रा और सा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। आगे देखते हैं दंत। दंत का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीभा दांतों को स्पर्श करती है उनका उच्चारण स्थान दंत होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीभा दांत को हमारे स्पर्श करती है तो उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। इसका सूत्र क्या है आपका? लितु लसानाम दंता। क्या है? लितु लसानाम दंता। लितु लसानाम दंता। तो इसमें क्या हुआ? लितु तो ला हो गया आपका, ली और ला दोनों हो जाएगा। तो तावर, तू से तावर आ जाएगा। ता था दा धा ना, इनके उच्चारण में क्या है? हमारी जीभ हमारे दांतों को स्पर्श करती है, छूती है, तो इनका उच्चारण स्थान दंता हो, मतलब दांत होगा। तो लितु लसाना दंता। ली तावर ता था दा धा ना ला और सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है, यानी दांत होता है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दांत होता है। फिर आइए देखते हैं ओष्ठ के बारे में। क्या है ओष्ठ के बारे में? किन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीभा या हमारे ओंठ परस्पर स्पर्श करते हैं, छूते हैं एक दूसरे को, तो क्या है? उन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। आइए देखते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ के सहयोग से ओष्ठ परस्पर मिलकर कार्य करते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ के सहयोग से ओष्ठ परस्पर मिलकर कार्य करते हैं तो उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। इसका सूत्र क्या होता है? उपपधनिया नाम ओष्ठा। क्या है? उपपधनिया नाम ओष्ठा। इसका सर्कल कर दे रहा हूं। इस ये हो गया ओष्ठा हो गया, ठीक है। उपपधनिया नाम ओष्ठा हो गया, यानी इसका उच्चारण स्थान क्या है? छोटा ऊ से उपपधनिया नाम ओष्ठा, तो उपपधनिया नाम ओष्ठा हो गया, ये आपका उच्चारण स्थान हो गया। और आगे देखते हैं ऊ से छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? पाव वर्ग का भी उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। छोटा ऊ बड़ा ऊ पावर यानी पा फा बा भा मा का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ पावर यानी पा फा बा भा मा का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। आगे देखते हैं नासिका। नासिका क्या है? प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर के उच्चारण में नासिका भी सहायता करती है आपकी। प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर के उच्चारण में नासिका भी सहायक होती है। इन वर्णों को
नासिक कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर के उच्चारण में नासिक भी सहायक होती है। इन वर्णों को नासिक कहते हैं। आइए देखते हैं सूत्र में क्या है आपका, यमंगलम नासिका चा। क्या है, यमंगलम नासिका।